Hello students, today's topic related with the radius of hydrogens. This is belongs to from the Bohr atomic model. Okay, as we know all about the Bohr atomic model, there was some assumptions given by Bohr. He's tried to overcome the Rutherford's drawbacks. हम लोगों ने रदरफोर्ड का मॉडल जो है थोड़ा सा जाना है उसके बारे में। रदरफोर्ड्स मॉडल जो था बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा था जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है अराउंड दी न्यूक्लियस, है ना। और जिसमें हम लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ दीज आर नेगेटिव चार्ज, दीज आर द अपोजिटली चार्ज। इसमें नेगेटिव ये हमारा इलेक्ट्रॉन है एंड द पॉजिटिव चार्ज इज न्यूक्लियस, है ना। और तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव एंड ई इलेक्ट्रॉन्स के नाम से इसको नोट कर सकते हैं। एंड द सेंट्रल एटम हियर इज जेड ई लेके चलेंगे इसके केसेस में, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर। ओके, तो व्हेन जब कभी भी हमारा कोई भी दो नेगेटिव चार्ज एक डिस्टेंस पे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं, है ना, जैसे ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आर डिस्टेंस लेके चले हैं, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेने पे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। और फोर्स जो होता है दैट वाज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मल्टीपल ऑफ चार्ज, जो चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज के मल्टीपल के, और उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हियर इज एफ विल बिकम्स दैट वैल्यू इज 4ze स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये रदरफोर्ड्स के मॉडल में मैक्सवेल हैड एक्सप्लेन दैट कि ये अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, ये धीरे धीरे इसकी रेडियस कम होती जाएगी और एट लास्ट ये न्यूक्लियस में आके डंप कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कह सकते हैं कि एटम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम्स। ओके, तो ये ड्रॉबैक्स था रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड के इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए बोहर ने मॉडल सजेस्ट किया। तो बोहर के मॉडल में सबसे पहले पॉइंट ये कंसीडर किया गया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके डेफिनिट पाथ पे मूव करते हैं। किस पे पाथ मूव करते हैं? डेफिनिट पाथ पे मूव करते हैं। तो जिन डेफिनिट पाथ पे वो मूव करते हैं उसका एनर्जी जो होता है वो लॉस नहीं होता है, वो एनर्जी जो होता है बना रहता है। तो एनर्जी जो बना रहता है तो उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। अकॉर्डिंग टू बोहर ने रदरफोर्ड्स के मॉडल को ओवरकम करने के लिए फर्स्ट पॉइंट दिया था, जिसके अंदर कहा था कि एटम जो है, एटम्स के अंदर हमारे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक डेफिनिट पाथ में होता है, और डेफिनिट पाथ में जब मूव करते हैं तो एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके केसेस में एनर्जी लॉस नहीं होगी, और जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होगी वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहलाते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। और डेफिनिट पाथ जो होते हैं उनको हम लोग नाम दिए थे, वो ऑर्बिट्स नाम दिए थे। ओके, द सेकंड पॉइंट वाज देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो थे वो कई सारे ऑर्बिट्स हो सकते थे, है ना। बट इन्होंने कंसिडर कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूवमेंट कर सकता है, केवल उसी ऑर्बिट में मूवमेंट करेगा जिसका एंगुलर मूवमेंट दैट इज mvr विल बी इक्वल टू nh अपॉन 2π, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट। ये हमारा क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है ना। और n जो है कोई भी हमारा इंटीजर हो सकता है, वैल्यू विल बी 1 2 3 डॉट डॉट सो कोई भी हमारी वैल्यू हो सकती है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? दैट विल बी mvr इक्वल टू nh अपॉन 2π। द थर्ड पॉइंट वाज कंसीडर दैट कि इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम द एनर्जी लेवल्स। वो ग्राउंड एनर्जी लेवल से, दिस इज वन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, इट इज नोन एज ग्राउंड एनर्जी लेवल। सेकंड जो है उससे हाई एनर्जी लेवल है ना। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी लेवल्स क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल्स में जंप भी कर सकता है, और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर भी जंप कर सकता है। तो नीचे से लेकर ऊपर और ऊपर से लेकर नीचे भी जंप कर सकता है। तो जंप करने में वो कंडीशंस दो प्रकार की हो सकती हैं। अगर वो लोअर टू हायर जा रहा है, कैसे जा रहा है? लोअर टू हायर,
तो लोअर टू हायर जाने के केसेस में ही विल गेट एनर्जी। क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। एंड जब कभी भी हायर एनर्जी लेवल से लेकर लोअर एनर्जी लेवल पे आता है देन उसके केस में क्या होगा कि वो एनर्जी को हमेशा लॉस करेगा। क्या करेगा, लॉस करेगा। तो एनर्जी लॉस करने पे एक स्पेक्ट्रम डेवलप करता है। क्या करता है, एक स्पेक्ट्रम डेवलप करता है। और स्पेक्ट्रम जो होता है वह स्पेक्ट्रम आता है एमिशन स्पेक्ट्रम। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उससे जो स्पेक्ट्रम डेवलप होता है दैट वाज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार से हमारे स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो दो टाइप्स के बन जाते हैं। एक हमारा बन जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक बन जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दो प्रकार के हमारे जो है स्पेक्ट्रम्स डेवलप होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है मेन फंडा। मेन फंडे में क्या होता है कि बेसिकली ये तो एक्सप्लेन कर दिया था कि जो ओवरकम ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल थे उसको तो ओवरकम किया ही, बट इन्होंने इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करके दिया है ना। तो मैथमेटिकली प्रूव करके इन्होंने क्या क्या दिया कि जैसे हमारा एटम ये हो गया, दिस इज द न्यूक्लियस एंड इसके सराउंडिंग जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो उन्होंने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एक आइटम उठाया, दैट वाज द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को उठाने का मतलब ये था बिकॉज ऑफ इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। कितना था, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन्होंने स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को समझा। अब समझने के लिए उन्होंने क्या क्या बताया इस पॉइंट्स में कि ये हम लोग जैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारा मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था कि कभी भी दो चार्ज बॉडी जो अपोजिटली चार्ज है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उन पे प्रेजेंट चार्ज के मल्टीपल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट विल वैल्यू इज F इक्वल टू K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, वेयर K की वैल्यू इस क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द कांस्टेंट, वैल्यू विल बिकम 9 to 10 की पावर 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कुछ आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट विल बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी वैल्यू कम दैट इज mv स्क्वायर अपॉन दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है सेंट्रल से इलेक्ट्रॉन की तरफ लगेगा। अब ये दोनों फोर्सेस हैं तो उसके केसेस में दोनों की वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो mv स्क्वायर अपॉन r विल बी इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन r वेयर k इज द कांस्टेंट, ओके। अब यहां से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r से r ये कट गया, mv स्क्वायर है यहाँ पे, तो mv स्क्वायर से हम लोग v स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं दैट इज zk ZE स्क्वायर अपॉन r इंटू m, ओके। According to Bohr model, that angular momentum will be mvr equal to nh upon 2 pi. Here we get the value of v. यहाँ से हम लोग v की वैल्यू गेट करेंगे दैट v इक्वल टू nh अपॉन 2 pi m r। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशंस निकल के आई इसकी वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। द वैल्यू विल बिकम n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर भी इक्वल टू k ZE स्क्वायर अपॉन rm। यहाँ से हम लोग वैल्यू काट देंगे, जिससे हम लोग r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो r की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी r की वैल्यू कम आएगी दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m एंड टू ZE स्क्वायर। अगर हम आगे प्रोपोर्शनलिटी लेके चलेंगे बिकॉज ऑफ हियर इज द कांस्टेंट वैल्यू 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z इज द एटॉमिक नंबर, e इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो सभी कांस्टेंट वैल्यू लेके चलेंगे तो इसके केसेस में जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन निकल के आता है दैट इज r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, ओके। वेयर n इज द एनर्जी लेवल, जहां n क्या है हमारा एनर्जी लेवल है। और ये सभी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो सभी वैल्यू पुट करने पे हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी दैट विल बी r इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर अपॉन z। तो दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जहां पे हम लोग अगर लेके चलते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ r इन द ऑर्बिटल। अब हमको फाइंड आउट करने की वैल्यू आती है r1 के लिए, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ 1 to 529 1 स्क्वायर अपॉन 1 दैट विल बिकम 0.529 एंगस्ट्रॉम इज द फर्स्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और जब एनर्जी लेवल सेकंड में जाएगा देन द वैल्यू विल बिकम टू r2 इक्वल टू 0.529 2 स्क्वायर अपॉन 1 दैट विल बिकम द 4 टाइम्स ऑफ, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग रेडियस फाइंड आउट करते हैं।
और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड द एनर्जी ऑफ एन एटम्स इन विच वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन्स how much have energy. Okay, thank you for the class. Okay, have a good day.